तो क्या आपको लगता है कि अब जो बच्चे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज से 10 साल पहले के बच्चों में इतनी एंग्जाइटी जो है वो होती थी। हम लोग तो शायद बात भी नहीं करते थे, इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे ना जितना अब इस टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है। ये पैटर्न नहीं है कि मैं 9th 10th के लेवल पे भी बच्चे को ये बोलूँ कि पता नहीं तू ये नहीं करेगा तो पता नहीं क्या करवा क्या देगा। फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक्सेल करे हर चीज़ के अंदर। कहीं कहीं पे पेरेंट चाहते तो हैं कि मैं बच्चे को नहीं प्रेशराइज करूं, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होती है कि हाँ। उसको प्रेशराइज करना। मेरे मायने में हमें बच्चों को थोड़ा सा इजीली टैकल करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। 100 बच्चों में से 5 बच्चे वो होते हैं जिनको आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी वो अपने आप चिंता करेंगे करियर की। स्वागत है आप सबका वंसम टॉक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ये टॉपिक यूं तो हमारी लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है, पर ना जाने क्यों आज के इस टाइम में इस एक छोटे से हिस्से ने हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रखा है। मैं बात कर रही हूँ एंग्जाइटी की। आज बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं, और इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं सुरेंद्र सर। तो सर, आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट का सेशन है इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आई थिंक बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज हम शेयर करेंगे, बहुत सारे आपके जो इंसिडेंट्स होंगे या आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आप ही की पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन से कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में क्या आपको याद है आप कब सबसे ज़्यादा एंग्शियस हुआ करते थे, या कब आपने सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी को फेस किया है? हेलो एवरीवन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड एंग्शियस होने की बात करूं तो एंग्शियस तो मैं अभी भी हूँ। अभी भी जब शालिनी ने स्टार्ट किया तो ये फिंगर्स का ये ऐसे मूव करना, ये ऐसे बात करना, ऐसे बात, ये भी एक एंग्जाइटी के बॉडी लैंग्वेज के साइंस है। एंग्शियस होना, एंग्जाइटी होना, मतलब मेरे पैरामीटर में एंग्जाइटी एक लेवल तक होना अच्छी चीज है। तो एंग्जाइटी तो हर लेवल पे है, एंग्जाइटी होना बहुत अच्छा मानक बोलूंगा मैं। ओवर एंग्शियस होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट लाइफ के लिए। बात करूं या किसी भी पर्सपेक्टिव से बात करूं, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ ही नहीं, पर अगर मेरी मैं बात करूं स्टूडेंट लाइफ में, तो आज भी ऐसे मोमेंट रेगुलरली आते हैं जिसमें हम लोग एंग्शियस होते हैं या फिर चिंता में रहते हैं। बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो हम एंग्शियस होते हैं, स्कूल खुलने वाले हैं तो हम लोग एंग्शियस होते हैं, बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो हम लोग एंग्शियस होते हैं, एनुअल डे होता है तो एंग्जाइटी में होते हैं। तो बीइंग ए टीचर भी रेगुलरली हम लोग फेस करते हैं। तो इसको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि स्टूडेंट लाइफ में ही एंग्जाइटी आती थी, या आप किसी लेवल पे, किसी भी लेवल पे सेटल्ड हो जाओ लाइफ में तो भी एंग्जाइटी नहीं होगी आपको। तो ये तो हमारे पर्सनल ट्रेट है ना, कि हम लोग एंग्शियस हों किसी चीज के लिए, टेंशन में रहें, ये बहुत अच्छे साइंस हैं बेसिकली। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो ये जब तक हम सेटल नहीं होते हैं, जब तक पीयर प्रेशर पेरेंट्स का ज़्यादा होता है। मैं इस मामले में अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि ऐसे कोई पेरेंट्स प्रेशर कभी रहे नहीं, या फिर पेरेंट्स ने भी कभी आज तक इस तरीके से नहीं बिहेव किया कि आपने करियर में कुछ नहीं किया तो कैसे सेटल हो गए। उन्होंने हमेशा फ्री फ्लो रखा कि बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा अपना आप करेंगे, अगर पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ काम धंधा करके अपने आप को अच्छा सेटल करेंगे। इसमें मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट लाइफ में एंग्जाइटी होना या पर्सनल एंग्जाइटी होना, ये पर्सनल कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है और आपकी आउटर सर्किल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी है, आपकी फैमिली का बिहेवियर कैसा है, आपकी फ्रेंड सर्किल कैसा है, आपके फ्रेंड कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो आपको टेंशन देते हैं या आपकी टेंशन को लेते हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक लेवल तक रहे तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा तो हम डिप्रेशन की स्थिति में जाएंगे, ओवर एंग्शियसनेस, तो फिर एक एंग्जाइटी जब अटैक आने चालू हो जाता है तो एक ये ऐसा साइन है जिसमें हम लोग, जब हम लोग एंग्जाइटी के लिए ओवरकम करने के लिए पिल्स लेना स्टार्ट कर दें, बहुत ज्यादा टेंशन में है, ऐसी कोई चीज कर दी हमने। ये स्टूडेंट लाइफ में भी रेगुलरली होता है ना, बच्चों को अज्ञानता में भी बहुत गलत चीजें कर लेते हैं बच्चे, चाहे वो 9th 10th 11th क्लास की बात करें या फिर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें। नासमझी की पैटर्न मेरे हिसाब से 6th 7th क्लास से स्टार्ट होने लग गया आजकल ना, कि बच्चे 6th 7th के बाद में ऐसी हरकतें कर लेते हैं गलती से या नासमझी में, या फिर तो ऐसी चीजें बच्चे रेगुलरली फेस करते हैं कि ये इश्यूज
फिर और ऐसे करने के बाद में फिर बच्चों को एंजाइटी होती है कि ये We गलत have हो done गया या this, yes. इसके रिपरकशन इफेक्ट क्या आएंगे। क्या आएंगे? तो ये होना एक लेवल तक होना तो सही बात है, हम्म। बट एक लेवल के बाद में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। Right. तो जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको प्रेशराइज नहीं किया, यू वो फ्री टू चूज जो आप करना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि तब से लेके अब तक एक ट्रांजिशन आया है और अब जो पेरेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से? कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को सिर्फ सक्सेस के लिए रेडी करते हैं, तुम्हें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, इससे नीचे तुम्हें नहीं आना है, या ये एग्जाम तुम दे रहे हो क्लियर करना है, ओलंपियाड अगर बच्चा बैठ रहा है तो उसमें पोजीशन आना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बार तुम कोई पोजीशन नहीं ला सके तो इट्स कम्प्लीटली ओके, लेट्स डू बेटर नेक्स्ट टाइम, है ना। तो क्या आपको लगता है कि अब जो बच्चे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज से 10 साल पहले के बच्चों में इतनी एंग्जाइटी जो है वो होती थी, हम लोग तो शायद बात भी नहीं करते थे, इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे ना जितना अब इस टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पेरेंट्स का ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया अपने बच्चों से टू एक्सेल इन एवरी फील्ड, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, आज पेरेंट क्या चाहता है, मेरा बच्चा एजुकेशन में भी अच्छा करे, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करे, वो स्पोर्ट्स में भी करे, बट समहाउ वी ऑल आर लिमिटेड ना। कभी आपने अपने बच्चे को किसी फेलियर के लिए प्रिपेयर किया है कि ठीक है अगर कोई बात नहीं हुआ तो इट्स ओके, विल सी नेक्स्ट टाइम? देखिए, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो स्कूल में रेगुलरली जब स्टूडेंट्स को बहुत लाइटली डील करना बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी स्टेज पे क्यों नहीं हो। मेरा ये पैटर्न नहीं है कि मैं 9th-10th के लेवल पे भी बच्चे को ये बोलूँ कि पता नहीं तू ये नहीं करेगा तो पता नहीं क्या बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इवन जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो 10th या 12th में अच्छे मार्क्स लाता है वही आगे अच्छा करता है। अगर अपन इस स्टडी को भी देखें या इस स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला की भी बात करें तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो एवरेज परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं आने वाले टाइम में। तो दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द साइकिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, और पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसकी सिचुएशंस कैसी हैं, उस पर भी बहुत मायने रखता है। अगर मैं जैसे मेरी बात करूं तो एकेडमिक्स में मैं ओवरऑल ठीक रहा हमेशा से, एंड बट मेरी तरफ से पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं बोला कि तुझे क्या करना है ना। 10th पास हुए, फिर ग्रेजुएशन पे लेवल पे गए, आगे कुछ भी पढ़ाई की, तो पेरेंट्स की तरफ से कभी प्रेशर नहीं रहा कि हमें किस तरीके से एकेडमिक्स में आगे जाना है या किस में करियर बनाना है। I was totally free to choose what need to be done in the future. But हर किसी को ऐसी situations नहीं मिलती है। इसमें ये केस टू केस बहुत वरी करता है ना। कहीं पे पेरेंट चाहते तो हैं कि मैं बच्चे को नहीं प्रेशराइज करूं, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होती है कि उसको प्रेशराइज करना पड़ता है। कहीं पे ऐसी सिचुएशन होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक्सेल करे हर चीज के अंदर, है ना। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोग मतलब n नंबर ऑफ केसेस हैं जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसा प्रेशर फैमिली बिल्ड करती है या फिर कैसा आउटर एनवायरनमेंट रहता है बच्चे का। बट इन माय ओपिनियन अगर मैं बात करूं पेरेंटिंग की, तो हमें इन चीज़ों को बहुत लाइटली डील करना चाहिए एंड बच्चे की साइकिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बिहेव करना चाहिए कि व्हाट इज fit for the child or what is fit for the student and what needs to be done कि वो हर चीज में अच्छा परफॉर्म करे। So we can simply say कि हमें पता होता है, जैसे अगर मेरा बच्चा है वो उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है या उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट, है ना। आजकल इसमें जैसे मेरे पास में जब रेगुलरली हर किसी अपनी बेसिक थ्योरी होती है इन चीजों के लिए, मैं पेरेंट्स को जो रेगुलरली बोलता हूँ या जब मेरे सामने कोई रेगुलरली आते हैं इन चीजों के, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हाँ, ट्रू, कि नहीं सर ये तो ऐसा करेगा क्यों करेगा, जब वो नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ से कर पाएगा। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं केस स्टडी पढ़ रहा था जिसमें इसी चीज पे हम लोग जब पेरेंटिंग की बात कर रहे थे कि अगर हम लोग, खैर ये तो एक थ्योरीज है कि हम लोग मछली को बोलें कि उड़े और हाथी को बोले कि तेरे को दिखाए, तो ये तो टोटली एक अलग बात है। लेकिन मेरे मायने में हमें बच्चों को थोड़ा सा इजीली टैकल करना चाहिए इन चीजों के लिए। जैसे मेरे पास में रेगुलरली जब पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए 100 बच्चों में से 5 बच्चे वो हैं, एक बेसिक थ्योरी है मेरी तरफ जो मुझे जैसे लगता है उसके बारे में बात करेंगे। 100 बच्चों में से 5 बच्चे वो होते हैं जिनको आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी वो अपने आप चिंता करेंगे करियर की,
तो भी वो अपने आप रास्ता बनाएंगे कि मुझे क्या करना है, हम्म, तो भी वो खुद ही सोचेंगे कि मुझे आने वाले टाइम में फैमिली में कैसे family सेटल में होना है। कैसे settle होना है। अब उनको रिसोर्सेज नहीं दोगे तो भी वो पढ़ाई करेंगे, हम्म, अब उनको रिसोर्सेज नहीं दोगे तो भी वो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। पीछे बचे 95, उसमें से 5 बच्चे वो होंगे जिनको आप कुछ भी दे दो वो नहीं कर पाएंगे, हम्म, है ना, क्योंकि हो सकता है वो एकेडमिक्स में नहीं अच्छे हो लेकिन और किसी चीज में अच्छे हो। हम्म, तो ये हमें डायग्नोस करने की जरूरत रहती है कि बच्चा आर्ट में अच्छा है, हम्म, बच्चा किसी पर्टिकुलर स्किल में अच्छा है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उस केसेस में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो 5% बच्चे वो क्या कर पाएंगे और क्या क्या कर हम पाएंगे, फोर्स कर हाँ। रहे हैं करने के लिए। True. और फिर पीछे जो 90% का क्राउड बचता है हम्म, उसको हम जैसा प्लेटफॉर्म देंगे वो बच्चा वैसा कर लेगा, हम्म, है ना। अगर हम उस बट उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होना है, जरूरी उस है, पर्टिकुलर yes. स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि लेट्स से वो बच्चा इज फॉलिंग अंडर द 90% स्ट्रीम एंड हम उसको, वो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा हम उसको पुश कर रहे हैं। और हम फिर भी उसको पुश कर रहे हैं, है ना। ही कैन बी अ वेरी गुड मैनेजर इन द फ्यूचर, हम्म, ही कैन बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही कैन बी अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। हम्म, तो ये हमें चूज करना है कि हम उस बच्चे की करियर को शेप कैसे दें आने वाले टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 90% बच्चे जो जहाँ पे फॉल कर रहे हैं उनको हम जैसा प्लेटफॉर्म देके वैसा वो बन जाएंगे। अगर हम उनको, उनका इंटरेस्ट है नीट क्लियर करने के लिए और अगर हमने उनको नीट क्लियर करने के लिए सारे प्लेटफॉर्म दिए तो बच्चा नीट भी क्लियर कर लेगा। अगर वो बच्चा हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके और बीए की अच्छी पढ़ाई करे और वो आर्ट्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है और आने वाले टाइम में वो ब्यूरोक्रेसी में अच्छा जाए। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, कोई रिसर्च में जा सकता है, कोई नासा में जा सकता है, कोई इसरो में जा सकता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ लिमिट्स। सो समहाउ मींस पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि बच्चे पे प्रेशर नहीं देना है करियर को चूज करने का, अदरवाइज फिर वही होगा, बच्चा नीट की प्रिपरेशन के लिए चला गया, अब एग्जाम के टाइम पे उसको एंजाइटी हो रही है, अब ऐसे ऐसे वो एंजाइटी बिल्ड होती रहेगी एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिप्रेशन। फिर हम यही बात कर रहे हैं कि कोटा की अगर हम बात इवन करें, कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इस सब्जेक्ट पे बात बहुत ज्यादा होने लग गई है। हाँ यस यस, बहुत ज्यादा बात होने लगी, उसकी वजह से भी हर बच्चे में ये हो गया कि मुझे एंजाइटी हो रही है। कभी कभी हमें मालूम भी नहीं होता कि एंजाइटी होती क्या है, ट्रू, है ना। हमें लगता है कि ये जैसे मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एंजाइटी होना अच्छी चीज है ना, बट एक लेवल तक होना अच्छी चीज है। मतलब हमें वो मतलब उस चीज के लिए प्रिपेयर करती है कि यस मेरा जब एग्जाम हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कॉन्शियस हो गए रेगुलरली, उस चीज को पर्टिकुलर किसी चीज से किसी इंसान को, किसी बच्चे को, स्टूडेंट को डराने लगे उस चीज से कि नहीं तू तो फेल्यूर है, तो इस चीज में नहीं कर पाएगा, देन दैट एंजाइटी विल लीड टू समहाउ इट गोज टू द लेवल ऑफ डिप्रेशन। मेरे पर्सपेक्टिव में तो एंजाइटी होना बहुत अच्छी चीज है, बट एक लेवल तक होना बहुत अच्छी चीज है। एंजाइटी होनी चाहिए, अच्छे साइंस है, बट कोई बच्चा एग्जाम देने गया, बोर्ड एग्जाम देने गया, बच्चा एग्जाम में बैठा और उस टाइम पे उसको एंजाइटी अटैक आ गया, तो बच्चे का नॉलेज लेवल तो हो सकता है 100% का, बट उसने 70% परफॉर्म किया। बट उसी केस में अगर पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा 100% मार्क्स का है, वो 90% स्कोर कर सकता था, उसके एंजाइटी अभी और वो 70% लेके आया, तो उस टाइम में हमें रिएक्ट क्या करना है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। उस टाइम पे पेरेंट्स बच्चे के सामने बिहेव क्या करता है। अगर उसी टाइम पे हमने बच्चे को ये बोल दिया तूने क्या किया, तूने तो बर्बाद कर दिया, मैं तू मार्क्स नहीं लेके आएगा, मेरा आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, तेरा दोस्त लेके आएगा उसमें क्या बोलेंगे, तो उस टाइम पे बच्चा फिर 100% नेक्स्ट एग्जाम में भी एंग्शियस हो जाएगा। और उसी टाइम में हमने बच्चे को बोला क्यों, क्या डरने की जरूरत है तेरे को, कोई बात नहीं 70% आएगा, ले आएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। इससे कोई तेरी लाइफ के ब्लंडर्स नहीं खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, तो वो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जैसे कोटा की बात करते हैं हम, कभी भी जब एग्जाम होना होता है नीट का, जेई का, तो उस टाइम कोटा बहुत हाईलाइट हो जाता है न्यूज़ में भी, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ना, गर्ल्स भी कर रही हैं। इनफैक्ट वैसे तो इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में से न्यूज़ आती हैं, बट येस कोटा बीइंग कोचिंग हब ज़्यादा न्यूज़ आती है। 2 आउट ऑफ 10 बच्चे जो हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं, है ना। पेरेंटल प्रेशर है, पर क्या आपको लगता है कि ठीक है पेरेंटल प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग, आपको करना है, यू हैव टू डू, तुम नहीं करोगे तो हमारा फ्यूचर कैसे होगा, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। पर क्या आपको लगता है कि जैसा ट्रांजिशन अभी पेरेंटिंग में आया है, तो हम बच्चे को 12th के बाद भेजते हैं मोस्टली घर से बाहर, है ना, उससे पहले तो हम बच्चे को इतना पैम्पर्ड करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पैम्परिंग करते हैं, उसको हल्की सी चोट नहीं लगने देते, या उसको लाइफ की रियलिटीज़ उसने कभी फेस ही नहीं की होती, और एकदम से उसकी लाइफ में शिफ्ट आता है जहाँ पे उसने कोई फेलियर फेस कर लिया,
तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चे जब क्या आपको लगता है कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि वो इतना ओवर पैम्पर्ड था कि उसने कभी, उसके पेरेंट्स ने कभी उसको वो जो लाइफ की रियलिटीज हैं, हार्श रियलिटीज हैं, उनको फेस करने का मौका ही नहीं दिया. ही वॉज नेवर रेडी टू एक्सेप्ट द फेलियर. ही वॉज नेवर रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं ये नहीं कर पाया. क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, जैसे हमने अभी बात की कि पेरेंट्स आते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ, नहीं मेरा बच्चा तो कर सकता है. इसमें सही 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 क्वेश्चन है शालिनी आपका. मैं इसमें ये बोलूंगा कि पैम्परिंग एंड प्रिपेयर्डनेस यस. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. अब जैसे बीइंग एजुकेशनिस्ट अगर मैं बात करूं, तो कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करे, है ना. वो हमेशा चाहेगा कि मैं एक बच्चे को कोर एनवायरनमेंट अच्छा दूं, प्रिपेयर अच्छा करवाऊं. और ये सिर्फ कोटा की बात नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस हमारे इंडियन स्ट्रक्चर का पार्ट है. yes. इस इंडियन एकेडमिक वैल्यूज का पार्ट है कॉम्पिटिटिवनेस. तो जब बच्चा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर लेवल पे जो रेस है वो 50:1 के रेशियो पे है. हाँ, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अब चाहे आप एलडीसी का एग्जाम फाइट करोगे, चाहे आप नीट का एग्जाम फाइट करोगे, चाहे आप आईआईटी का एग्जाम फाइट करोगे, 50:1 के रेशियो पे आपको रेस लड़नी है. और ये 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, बोर्ड के एग्जाम से, फिर 12th से, फिर जो प्रेशर आपका बिल्ड होता है वो. तो बेसिकली देखो, पैम्परिंग तो हर बच्चा, हर पेरेंट्स करता है अपने बच्चे की, कुछ गलत बात भी नहीं है. कुछ अपनी लिमिट के हिसाब से करते हैं, कुछ शो करता है कि नहीं करता है. बट हम प्रिपेयर्डनेस कितनी रख रहे हैं बच्चे को उस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने के लिए. तो मेरा इसमें 2 ही सबमिशन है. कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलरली बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, अदर देन एकेडमिक्स, ऐसी चीजें महीने में या फिर 1.5 महीने में ऐसी एक्टिविटीज रेगुलरली करनी चाहिए जिससे बच्चा एटलीस्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हो उस एकेडमिक प्रेशर से, है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हो. या फिर वो रेगुलरली मॉनिटर करे बच्चे की साइकिक हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे, कि उनको जज कर पाए कि कौन सा बच्चा डिप्रेशन को नहीं हैंडल कर पाएगा, है ना. इस चीज को क्लोजली मॉनिटर करें. और तीसरा, पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा जो बच्चा है वो किस लेवल तक प्रेशर को हैंडल कर पाएगा. और अगर पेरेंट्स को पता है इस बात को, तो पेरेंट्स उस बच्चे को इतना प्रिपेयर रखे कि बेटा अगर तूने नहीं परफॉर्म किया तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ. हाँ, yes. तूने अगर नीट नहीं क्लियर किया, तूने आईआईटी नहीं क्लियर किया, तो उससे कोई लाइफ के ब्लंडर्स नहीं हो जाएंगे. इस लाइफ को खोने से ज्यादा अच्छा है इस लाइफ को हाथ में रिटेन रखना. yes. फेल्यूर होंगे, हमेशा होंगे, हमेशा हर लेवल पे होंगे. ऐसा आप कोई अपने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया तो उससे आप सक्सेसफुल थोड़ी हो गए. हाँ, बच्चा आईआईटी में जाने के बाद में भी गलत नशे करके भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं. बिल्कुल. आप बीटेक की डिग्री करने के बाद में भी आप साउंड हेल्थ में नहीं होते और आप जॉब नहीं अचीव कर पाते और आप अपना स्टार्टअप करते हो, फेल हो जाते हो, तो भी हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये आपको 15 साल की एज में ही फेस करना है. आपको फेल्यूर 25 में भी फेस करना पड़ सकता है, 45 में भी फेस करना पड़ सकता है, 35 में भी फेस करना पड़ सकता है, 60 में भी फेस करना पड़ सकता है. हो सकता है कि आप तो बहुत बड़े अचीवर थे, लेकिन आपके बच्चों ने नहीं परफॉर्म किया आने वाले टाइम में. आप तो आईआईटी से पास आउट हुए और आपने स्टार्टअप किया और $1 मिलियन कंपनी आपने खड़ी कर दिया. नाउ यू आर सेटल्ड इन वॉशिंगटन एंड नाउ हैविंग लैम्बोर्गिनी एंड आपके बच्चे भी अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं सेटल हुए. देन इट इज आल्सो अ फेलियर फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बिकमिंग द पेरेंट. है ना. तो ये फेलियर हमें हर स्टेज पे फेस करने पड़ता है. बट हम उसको टैकल कैसे करते हैं और उसकी प्रिपेयर्डनेस कितनी हमारे बच्चे में डाल कर रखते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो वी कैन से कि बच्चे को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. एकेडमिक प्रेशर तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, बच्चा पढ़ रहा है तो प्रेशर तो होगा, लेकिन यस, पेरेंट्स ने बच्चे को प्रिपेयर कर दिया तो प्रेशर कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी कम होती जाएगी क्योंकि उसको पता है मेरे पेरेंट्स साथ में है ना, तो फिर अल्टीमेटली वो क्या है, वो हैंडल कर लेगा, है ना. ठीक है. अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे बच्चे हैं आजकल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो दे हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दिस इंटरनेट. पहले इतना नहीं होता था, है ना. अब क्या है कि बच्चा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि स्मार्टफोन नहीं देना है, क्यों, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट. तो वो भी एक सोर्स ऑफ एजुकेशन है, हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को नहीं देना है. बट क्या आपको लगता है कि जैसे
क्योंकि एक एज आती है, एक एज पे हार्मोनल रश भी होता है बच्चों में कि गर्ल्स में भी, बॉयज़ में भी। आजकल इंस्टाग्राम पे जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, दे आर हैविंग अ वेरी रिच लाइफ, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उनका वो शो करते हैं। वी डोंट नो इफ इट्स रियल और नॉट, राइट? तो कहीं ना कहीं बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं अपनी लाइफ से, है ना? तो आपको लगता है कि ये चीज़ें भी बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं सोसाइटी में? हमारा एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस होना चाहिए, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास आईफोन ही होना चाहिए, आईफोन नहीं होगा तो मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जब से ये कहीं ना कहीं इसने भी बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, या इसने बच्चों को इफेक्ट किया कि वो तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, मुझे भी ऐसे जीना, अब मैं क्या करूँ? तो उसको समझ नहीं आ रहा, वो डाइवर्ट, वो इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शालिनी। जैसे मैं एक 2-3 चीज़ें शेयर करूँगा इसमें। जब मैं आई थिंक 10th 9th क्लास में था, उस टाइम पे नए-नए फ़ोन आए थे। हाँ, और आई थिंक नोकिया का 6600 वर्ज़न फ़ोन कीपैड था। फोन। और उसमें जब वो नए-नए फ़ोन आए थे, तो उसमें वीडियो देखना और उसमें गाने चलाना भी प्रेस्टीज। बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट था। हाँ, और मुझे आज भी याद है, मैं आई थिंक मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे, 10th क्लास में था। हम्म। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने मेरे दोस्त को लैंडलाइन से फ़ोन किया था और उसको देखा, देख वीडियो गाना चल रहा है, देख तू सुन। मैंने उसको हाँ, लैंडलाइन so में सुनाया था कि देख गाने level में of फ़ोन में देख रहा हूँ ना। तो वो टाइम भी देखा मैंने। यस यस यस। तो मैं इस चीज को आज जहां पे खड़ा हूँ उसको उस टाइम से रिलेट अगर मैं करूंगा, हाँ, तो मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट अपनी जगह सही है। वो जब ये टेक्नोलॉजी अपने हाथ में देखेगा, या वो बच्चा जाए 10th 12th क्लास के अंदर, तो वो फैंटासाइज होगा उस चीज को हाँ, देख के, है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम से मैं भी निकला हूँ। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो आज भी मूवी देखने जाता हूँ, पापा बोलता नहीं मूवी देखने जाता है, इसलिए भी आगे तो बोलते नहीं पापा मूवी देखने जाता है। मूवी देखने जा। दो मेरे मामा जी मुझे बोला करते हैं आज भी कि मैं और तेरे पापा तो रोज मंडी से फ्री होते थे ना, मेरे फादर का अनाज का काम था, है अभी भी। तो मेरे मेरे मामा जी मुझे बोला करते हैं कि हम तो शोले मूवी देखने जा रहे थे, मैं और तेरे पापा तो रोज शोले मूवी देखने जा रहे थे। रोज देखने जाते? हाँ रोज देखने जाते। तो मैंने कहा अरे यार हमें तो देखने हमें तो मना अलाउड करते नहीं हैं, है। खुद शोले मूवी देखने जा रहे थे। हाँ, तो वो उनकी स्टेज थी उस टाइम पे, वो हमारे जैसे थे। वो मेरी स्टेज थी उस टाइम पे, आज मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर वो उस स्टेज पे। ये स्टेजेस गलत नहीं है, हर कोई ऐसा होता है, गलत बात भी नहीं है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज का जो ज्ञान है, आज भी हमें बीइंग ए पेरेंट, हमें बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि असली ज्ञान किताब में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं है। हाँ। उन रील्स में नहीं है। बच्चा पेरेंट्स को बोलते हैं कि दो, अब एकेडमिक्स की रीच बहुत अच्छी हो गई है। आज हम बुक्स को भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पढ़ सकते हैं, बहुत कंटेंट यूट्यूब पे रेगुलरली डालते हैं, जिसके अंदर हम इवन मैं बोलूंगा कि अगर विलिंगनेस है और स्मार्टफोन है, डेटा पैक है, बच्चा पढ़ के तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक भी पढ़ाई भी इंटरनेट पे कर सकते हो। आपको इवन यू डोंट नीड टू गो एंड बाय अ बुक, आपको एक सिंगल पेज खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस है तो आप सब कुछ कर सकते हो, विलिंगनेस चाहिए बस। लेकिन हमें इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है बीइंग ए पेरेंट, कि जो टेक्नोलॉजी हमने बच्चे को एक्सेस दिया है, उसका एक्सेस क्या सही डायमेंशन पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमें एसेस करने की जरूरत है। ना कि हमें बच्चों को ये रोक टोक लगाने की जरूरत है कि तू मोबाइल मत यूज कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। पर एज के हिसाब से भी हमें बच्चों को टैकल करना जरूरी है। अब हम ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर बच्चे को एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे तो वो बच्चा आपको ज्ञान ही समझेगा कि अननेसेसरी क्यों ज्ञान दे रहे हैं, है ना? तो प्रैक्टिकल पेरेंटिंग बहुत जरूरी है कि आप उस टाइम पे, किस टाइम पे कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में, उसके हिसाब से क्या बिहेव कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंटिंग पे हमें इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम बच्चे को इन चीजों का एक्सेस दे रहे हैं, जो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी का रीच बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। और बच्चे को जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का रीच हम लोग दे रहे हैं, या बच्चे को जो टेक्नोलॉजी यूज करने के दे रहे हैं, उन चीजों को बच्चा यूज कैसे कर रहा है, दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। यस। और क्या आपको लगता है कि सी एवरी पेरेंट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट अर्निंग प्रोफाइल? कोई बहुत अच्छा अर्न करता है, कोई थोड़ा कम अर्न करता है, तो वो उस हिसाब से अपने बच्चे को
हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है ना। तो क्या आपको लगता है कि अगर पेरेंट्स बहुत इनिशियली अपने बच्चे को ये चीज़ कह दें कि सी बेटा वी कैन अफोर्ड दिस एंड इट्स ओके, उसके पास है तो ठीक है, इट्स गुड, बट वी कांट अफोर्ड इट एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, क्या अगर हम बच्चे को इस चीज़ के बारे में बोलें तो इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये उसको उस प्रेशर से निकलने में मदद नहीं करेगा? मतलब बच्चे को लग रहा है मेरा फ्रेंड है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, वो बाइक पे जा रहा है, मैं बाइक पे नहीं जा रहा, वो स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, उसको वो शेमफुल फील कर रहा है, राइट? जब बच्चा आईफोन खरीदने वाली एज में होगा तो उसको पता होगा कि फादर की कैपेसिटी कितनी है वो मुझे अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता हाँ, है ना। बट हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब एज अ पेरेंट क्या हमें अपने हाँ। बच्चे को कितना एक्सपेंडिचर उसको करना है, कितना नहीं, क्या एक्सपेंसेस करने हैं। आज भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं 80-85%, 90% लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। जो 10% लोगों के पास में कोचिंग सेंटर्स में या सीनियर क्लासेस के अंदर या फिर कॉलेजेस में जो बच्चा क्लास का, अगर क्लास 40 बच्चों की डेमोग्राफी है तो 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर चीज का एक्सेस होता है, बाकी कैलकुलेटेड एक्सेस ही होता है। लेकिन अगर मैं उन 4 बच्चों की बात करूं जो एक्सेसिबल है उनमें, बट उसमें भी हमें कैलकुलेटेड चीजें ही बच्चों को सप्लाई करनी चाहिए। और बाकी ये सब चीजें लाइफ का पार्ट है। बच्चा किसी बच्चे को आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो भी वो पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे आईफोन दिलाने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे नहीं आएगी। जरूरत है रियलिस्टिक अप्रोच पे बच्चे से बात करने की, यस, कि पेरेंट्स अपनी स्थिति अपने बच्चे को समझाएं बट ओवरबर्डन नहीं करे उससे, है ना। आज पेरेंट्स बोलते हैं कि तू अगर आईएएस बन गया तो हम इस गरीबी से बाहर निकलेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना। नहीं, ये नहीं बोल के और आप बच्चे को बोलो कि बेटा तूने ट्यूशन में तू परफॉर्म कैसा कर रहा है, तू मेंस की तैयारी कर रहा है तो तू कितना अच्छा स्क्रिप्ट अच्छी लिख रहा है, हाँ। तो केस स्टडीज को कितना अच्छा लिख पा रहा है, तो इंटरनेशनल इश्यूज पे कितना अच्छा लिख पा रहा है। अगर नीट की बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो तू बायोलॉजी में क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, फिजिक्स तेरे को कहाँ पे परेशान कर रही है, केमिस्ट्री की इक्वेशंस कहाँ परेशान कर रही है तेरे को, क्या चीज तेरे को नहीं आ रही है। तो रेदर देन टॉकिंग अबाउट दीज आर्टिफिशियल गैजेट्स एंड ऑल दैट, हमें रियलिस्टिक लेवल पे बच्चे से बात करनी चाहिए। इवन अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो आपको बच्चे से रेगुलर बात करनी चाहिए, बस। बट बच्चे पे ये भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि हम उसको इस लेवल पे एंग्शियस कर रहे हैं, अगर उसने नहीं परफॉर्म किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या मेरी पेरेंट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। एज अ पेरेंट हमें एक लाइन ड्रॉ करनी ही चाहिए, है ना, लेकिन वो उस प्रेशर के साथ नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास नहीं था, अगर तूने भी नहीं किया तो लाइफ तो भाई खत्म हो गई, राइट। अब आपको लगता है कि गर्ल्स एंड बॉयज दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइटीज, व्हाट विल यू से कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल की होती है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल की नहीं होती है। अगर मैं यूएस में सेटल्ड हूँ, न्यूजीलैंड में सेटल्ड हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हूँ, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, आदमी औरत सब एक जैसे हैं। अगर मैं मेरी पर्सनल अप्रोच की बात करूँ तो भी मैं ये बोलूँगा नहीं, आदमी और सब एक जैसे हैं। अपना अपना बुद्धि का स्तर है, कितना वो मेंटल लेवल उसका कितना स्ट्रॉन्ग है, साइकिक स्ट्रक्चर उसका कितना स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है। बट कुछ रियल फैक्ट्स हैं जिनमें हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे समझने की जरूरत है। दो ये मेरे पर्सपेक्टिव नहीं है 1% भी, बट हाँ, गर्ल एंड बॉय के लेवल के ऊपर जो क्लास में बच्चा जो रेगुलरली फेस कर रहा है, ये कंसर्न्स हैं हमारी सोसाइटी के। बट हमें इन चीजों से अपने बच्चों को कैसे निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। हमें अपने, अगर गर्ल चाइल्ड है तो हमें उस बच्चे को कैसे प्रिपेयर्डनेस उस बच्चे में लेके आनी है कि वो बच्चा फील नहीं करे क्लास लेवल के ऊपर, वो बच्चा ऐसा नहीं फील करे कि पता नहीं मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं वीक हूँ, और वो बच्चा मोनेटाइज नहीं फील करे वो एक लड़का कि नहीं मैं मेरे साथ में कुछ अलग से शक्तियां हैं लड़का के बावजूद। तो ये हमें एक सिंगल पेरेंट अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ कि एक पेरेंट ही इसके ऊपर सोच सकता है कि लड़का है या लड़की, उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है, क्या क्या उसको समझाना है, कैसे रखना है। सोसाइटी और इवन हमें सोसाइटी के बारे में भी बच्चों को बताना पड़ेगा, है ना। इवन सोसाइटी के टैबूज के बारे में भी बच्चों से बात करनी पड़ेगी। बट उन सोसाइटी के टैबूज के बारे में बात करके उनको ओवरकम कर कैसे करना है वो भी हमें बात करनी पड़ेगी, है ना। जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको बताना पड़ेगा, और उससे निकलना कैसे, उनको ओवरकम कैसे करना है उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। बट
एक्सेप्टेंस तो हर चीज में जरूरी होती ही होती है। मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि हम किस तरीके से इनको ये अप्रोच हम लोग हर बच्चे के लेवल पे कैसे करते हैं, तो इसकी एक्सेप्टेंस हमें लेके आनी पड़ेगी और बच्चे में ये सब चीजें डेवलप करनी पड़ेगी रेगुलर। क्या आपको लगता है कि हम हमेशा हमारा सॉफ्टर साइड जो है वो गर्ल्स के लिए होता है? आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वी ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट गर्ल्स, लेडीज की बात होती है, लड़कियों की प्रॉब्लम्स की बात होती है ना, उनकी एंग्जाइटी की बात होती है। किसी भी एज में देख लो कि ठीक है, लड़की बड़ी हो रही है, नाउ शी विल बी एंटरिंग इनटू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब लड़की बड़ी हो गई, मैरिड है, अब नाउ शी विल बी डिलीवरिंग अ चाइल्ड, तो उसके अब बॉडी चेंजेस। इन लेवल्स पे बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब करते हैं बट कंपैरेटिवली वी टॉक लेस। तो आपको लगता है कि लड़का या कोई भी मतलब मेल जो है वो क्या क्या एंजाइटीज उसको भी हो सकती हैं, इसके ऊपर भी हमें बात करने की जरूरत है। हम रेगुलरली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यस वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। यस, वी ऑलवेज टॉक, बट वी आर हम लोग हमेशा यही सुनते रहते हैं वी कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये है वो है, बट वी नेवर टॉक अबाउट द ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द मेल, है ना। तो ठीक है, ये मेरा ये आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि हम उतना बात करते हैं जो एक मेल है उसकी एंजाइटी की, या उसके ऊपर प्रेशर की, उसके ऊपर जो बर्डन है फैमिली का है, शादी से पहले पेरेंट्स की तरफ से शादी हो गई तो फैमिली को लुक आफ्टर करने का प्रेशर है, फिर उसके साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनके लेवल पे उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या स्टेटस है, अर्निंग स्टेटस क्या है, उसका प्रेशर है। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं? नहीं करते अगर शायद। हम लोग मेंटल इक्विलिब्रियम की बात करें ना, तो एक जनरेशन तक तो हम घर पे रेगुलरली ये देखते हैं कि एक जनरेशन तक तो लड़के लड़की की इक्वलाइजेशन की बात आ जाती है, लेकिन जैसे नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, दादा दादी की बात करते हैं, हाँ, तो घर पे थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। एनवायरनमेंट होता है, और 99.99% घरों के अंदर यही स्थिति है। कुछ बायोलॉजिकल वीकनेसेस होने की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, है ना। कुछ चीजें पैदाइशी हमारे साथ में ऐसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदमियों को आती नहीं है, औरतों को आती है ना, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इस चीज में मेरा तो बिल्कुल ये नहीं मानना है कि एंग्शियसनेस का जो मीटर है वो लड़कियों को ज्यादा होना चाहिए या लड़कों को कम होना चाहिए, ये तो कोई पैरामीटर नहीं हो सकते। हाँ, बेसिक जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसके हिसाब से वो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे टैकल करते हैं वो केस टू केस वेरी करता है। आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द मेन रीजंस मेल को एंजाइटी होती है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अ मेल इज गेटिंग एंग्शियस, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस एंजाइटी हो रही है उसको, तो उसकी, क्योंकि जब रेगुलर एंजाइटी होगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। तो वी शुड आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय बॉयज आल्सो, है ना। क्योंकि जब हम केसेस देखते हैं, सुसाइडल केसेस देखते हैं, या कई बार वायलेंट नेचर भी देखते हैं ना, आदमी कैसे भी, इंसान कैसे भी रिएक्ट कर सकता है इन एंजाइटी। ही माइट हाइबरनेट, चला गया, किसी से बात नहीं कर रहा, और ही कैन बी वेरी वेरी वायलेंट, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एक लड़का है वो एंग्शियस हो रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है? व्हाट कैन बी द रीजन सिंस यू आर अ मेल? जैसे अगर मैं बात करूं शालिनी, तो क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम मेल टू मेल डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली सिचुएशंस कैसी हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसका मेंटल साइकिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसका पढ़ने का लेवल कैसा है, उसकी फोरसाइटनेस कैसी है, कैसी वो चीज़ों को सोचता है, कैसा वो देखता है, ये हर किसी के डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे जैसे एज चेंज हुई वैसे वैसे एंग्शियसनेस जो एंग्जाइटी का जो पैरामीटर है वो चेंज होते गए। आज से 10 साल पहले किसी चीज पे एंग्जाइटी होती थी, आज उसको फर्क भी नहीं पड़ता है ना। आज से 10 साल पहले जब बाल कटवाते थे तो हर 15 दिन में कटवाते थे कि बाल वाल सब एकदम सही होना चाहिए। अब 3-3 महीने भी नहीं कटवा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हो सकता है उस टाइम पे ये एंग्जाइटी होती थी कि आज मैं क्लास के अंदर कैसा दिख रहा हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पीयर प्रेशर है ना कि भाई मुझे अच्छा दिखना है, मैं जाऊं तो आई शुड बी लुकिंग वेरी, तो ये भी एंग्जाइटी हो सकती है। हाँ, यस। तो एंग्जाइटी के तो n number of parameters हो सकते हैं। So you mean to say that we cannot fix any few parameters for this, मतलब हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये तो इसमें तो अगर कोई नालायक बच्चा है और पढ़ने में उसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो अपनी ये आजकल कौन सी बाइक्स आती है जो
KTM वगैरह जो बाइक्स आती है उसको फ्लॉन्ट करने में उसको अच्छा लगता है, तो उसका एंग्जाइटी उस लेवल पे होगा कि मेरे पास KTM नहीं है। हाँ, ट्रू। ये अब भी एक बच्चा स्ट्रेस है। एक बच्चा Yes. जो रेगुलरली बैग टंगा के और पढ़ने जाता है, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो साइकिल चला रहा है, KTM पे चला रहा है, तो उसको एंग्जाइटी उसकी नहीं है। So basically we can say कि yes, at every stage anxiety के parameters change होते हैं. Yes, parents are also responsible, है ना, बच्चों को anxiety create करने में कहीं ना कहीं हम खुद भी responsible होते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, यार जाना था, अब मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ, या उससे मिलना था, उसके पास पता नहीं क्या है जो मेरे पास नहीं है, या वो सोशल मीडिया पे लोग वेकेशन के पिक्स पोस्ट कर देते हैं, पूरे वो सिचुएशन भी को हमें अगर मैं anxiety- इसको मैं सम अप करूं कि आज हम लोग इस इतना एक ब्यूटीफुल टॉपिक हमने लिया और इसके ऊपर बात की, एक स्टूडेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात की, या इंडिविजुअल लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, या जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, तो अगर मैं इसको एक पूरी सम अप करना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा कि एंग्जाइटी होना तो देखो बहुत अच्छी चीज है ना, बहुत ही सुंदर चीज है ये। और जैसे लोग बोलते हैं कंपटीशन नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो इसी पे डिपेंड हुआ है, इसी पे टिका हुआ है ये। कॉम्पिटिटिवनेस के बगैर हम इवॉल्व ही नहीं होते, है ना। आज थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया, तो अगर वो टेक्नोलॉजी वहीं रुकती, किसी न किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि इससे आगे मैं बनाऊंगा, है ना। तो ये इवोल्यूशन है, कॉम्पिटिटिवनेस से आया है, ईर्ष्या से ही आया है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये ईर्ष्या से ही डेवलप हुई हुई चीजें हैं सब पर, और ये हमारे बेसिक ट्रेट्स हैं, बस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड पे है। हाँ, वो हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना होता है। तो इवन ईर्ष्या होना भी गलत चीज नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए सोसाइटी में, उसी से ही हम एक टिकाऊ करियर बना पाएंगे। एंजाइटी होनी चाहिए, उस एंजाइटी होने की वजह से आपके ऊपर परफॉर्म करने का बर्डन रहता है, प्रेशर होगा। यस, अगर आपके ऊपर आप में एंजाइटी है ही नहीं तो आप पढ़ोगे ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, चिंता ही तो नहीं है किसी चीज की, इच्छा ही नहीं है आपको इस चीज करने के लिए। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल रियलिटी बात करूं तो इनके मेजर्स एक लेवल तक जरूरी है हमारी लाइफ में, है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि हमारे पास में 3000 इयर्स की हिस्ट्री है, अभी हम लोग 2024 में हैं, और उससे पहले कोई 1000 साल होंगे जो हमारे पास में रिटर्न में होंगे, 700-800 साल के, कहीं पे 500-700 साल मिल जाएंगे, कहीं पे 1000 साल मिल जाएंगे, और तो टोटल 3000 साल हो गए जो हमारे पास, जो हमें नोन है। और हम लोग बात करते हैं डायनासोर्स की, मिलियन ऑफ इयर्स पहले डायनासोर्स हुआ, तो वो हम लोग कैसे अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हमें अब रिमेन्स मिल रहे हैं, उससे हम लोग उनको डायग्नोस कर पा रहे हैं और उनको इवेल्युएट कर पा रहे हैं, अर्थ की शेप कैसी थी उनको हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। ये तो, और हो सकता है कि 100, 150, 200 साल बाद में एक थ्योरी ये भी, हम लोग ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे चली जाएगी कि हम रोबोटिक वर्ल्ड आ जाएगा, अर्थ के ऊपर आदमी होंगे ही नहीं, इंसान होंगे ही नहीं लोगों। तो अभी जैसे मैं रिसेंटली सेपियंस फिनिश की, मैंने नोवेल हरारी की 3 बुक्स हैं, बड़ी सुंदर बुक्स हैं, जो एक आज की बात करती है, एक पास्ट की बात करती है और एक फ्यूचर की बात करती है। तो ये सब चीजें जो इवॉल्व हुई है टाइम के साथ में, इन सब में सारे फैक्टर्स साथ में ड्राइव करता है, एंजाइटी, कॉम्पिटिटिवनेस, ईर्ष्या होना एक दूसरे से, ईर्ष्या होने से ही कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप होती है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक ही गांव में 100 IAS ऑफिसर हैं। हाँ, yes. कहाँ से हुए? कोई ऐसा तो हुआ नहीं, कोई वरदान वहां उस गांव को तो वरदान मिला नहीं कि तथास्तु सब यहीं पे सारे दिमाग पैदा होंगे, नहीं, वो ईर्ष्या से हुआ, वो कॉम्पिटिटिवनेस से हुआ। एक घर में 10-10 सरकारी नौकर क्यों होता है? क्योंकि 3 लोगों को देख के 6 लोग प्रिपेयरनेस रखते हैं, तब होता है। ऐसा भी गांव होता है। जैसे मैं रेगुलरली जब गांव में काउंसलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो मैं गांव में जैसे सरपंच मिलता है, डायरेक्टर लेवल पे लोग मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ कि आपके गांव में कौन कौन गवर्नमेंट जॉब में है, तो ज्यादा वो थर्ड ग्रेड की बता पाते हैं कि 3rd ग्रेड टीचर है हमारे यहाँ पे, वो भी उनको याद होता है, वो फलाने का आदमी 3rd ग्रेड टीचर है, वो ये है। क्यों? क्योंकि उस गांव में कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं। यस, है ना। तो ये जो सोसाइटी बिल्ड होती है, ये इन्हीं सब चीजों से बिल्ड होती है, इन्हीं सब चीजों से एक ये जो मैनकाइंड हम लोग देख पा रहे हैं, ये बिल्ड हुई है, इन्हीं सब चीजों से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, इन्हीं सब चीजों से हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं, इन्हीं सब चीजों से ये इन्वेंशंस डेवलप हुए हैं, इन्हीं सब चीजों से हमारी सोसाइटी एडवांस हो रही है।
ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बट एंजाइटी को कैलकुलेट करना, बच्चे में कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करना, बच्चे के स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला डेवलप करना उसके एजुकेशन के, ये टोटली एक पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को बिल्ड कैसे करते हैं। और इन सब चीजों के लिए आपके बच्चे को, एक स्टूडेंट को, उसके कैरेक्टर को, उसके उनके पर्सनल ट्रेट्स को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। राइट। सो समिंग अप दिस एंटायर डिस्कशन, तो हम ये कह सकते हैं कि यस, एंजाइटी इज अ गुड थिंग अप टू अ सर्टेन लेवल, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे चाहूंगी कि आप सम अप के लिए मुझे ये बताएं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द 3 मेन थिंग्स और 3 मेन पॉइंट्स एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। क्या क्या करना चाहिए, या क्या नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एक हेल्दी रूटीन भी उसका एक पार्ट है? Exercise, good diet, good sleep, it should also be inculcated by the parents into their child, क्योंकि बच्चे रात रात भर पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह उठ के जाते हैं स्कूल, शाम को कोचिंग जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोड बाय एनीवन, लेट्स नॉट बाइंडेड टू एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप। क्या करना चाहिए जिससे एंजाइटी कम हो और वो हर स्टेज पे होते होते डिप्रेशन ना बन जाए? एक तो मैं खुद से ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि आज इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो एंजाइटी को ज़्यादा एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए। भाई ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, है ना, अच्छी बात है एक सर्टेन लेवल तक, क्योंकि हमें प्रिपेयर करता है। इसके अलावा क्या ऐसे 3 मेन पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि हम अगर जेन्युइनली अगर एंग्शियस हो रहे हैं और बार बार एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए या बच्चों को क्या करना चाहिए? अगर मैं 3 पॉइंट्स की बात, जैसे अगर मैं तो खुद लेट सोने वाले में, मुझे तो ये नहीं बोलना चाहिए कि जल्दी सो और लेट उठो। तो बेसिकली तो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उठते हो, कितना लेट उठते हो। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं कि अगर आप 10, 10:30, 11 बजे सो पाते हो और सुबह 5 बजे उठ पाते हो, उससे ब्यूटीफुल कुछ हो ही नहीं सकता। हेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, उससे सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं, आप जो अचीव कर पाओगे, जो एकेडमिक्स पे आप ध्यान दे पाओगे, जितना आप कर पाओगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब स्टूडेंट लाइफ में थे हम लोग, तो सुबह जो पढ़ते थे वो उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। सुबह जल्दी उठने से यूं लगता है दिन भी बड़ा हो गया, टाइम भी ज्यादा मिलता है ना, एक्स्ट्रा आवर्स ऐड हो जाते हैं वो, अदरवाइज हम तो लाइक फॉर मी बीइंग मी, मुझे कंसंट्रेशन रात को ज्यादा आता है काम करने का। मैं तो आज भी जब काम करता हूँ तो मुझे तो 11 बजे से पहले तो मेरा माइंड ही अवेकन नहीं होता कि मैं काम करूँ। तो मैं रात को 11 से लेकर 2-2:30 बजे तक लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो मुझे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। तो वो एक अलग स्टोरी है, जो मेरा पर्सनल बिहेवियर है वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मैं अगर ये बात करूँ, अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, उससे ज्यादा तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, ट्रस्ट योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, है ना। जैसे इसमें हम लोग रेगुलरली ये थ्योरी पढ़ते हैं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, बट मैं कर सकता हूँ इज अ कॉन्फिडेंस। तो हमेशा हमें ये होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और तीसरा, एंजाइटी को ओवरकम करने का सबसे बढ़िया तरीका है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यस, है ना। तो पहला चीज तो, जैसे आपने शेड्यूल की बात की, अगर आपकी लाइफ अच्छी है, आपका शेड्यूल अच्छा है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, रात को टाइम पे सो सकते हो, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, फिटनेस रख सकते हो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। उससे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपके न्यूरॉन्स अच्छे होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, तो 100% आपकी इस चीज से तो एड ऑन होगा ही होगा कि लाइफ आपकी अच्छी होगी। बट दूसरा फैक्टर ये है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये नहीं हो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और तीसरा ये अप्रोच हो कि नहीं होगा तो कोई धरती इधर से उधर नहीं हिलने वाली, ठीक है। ये लाइफ में हम सब अपने अपने कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, आज नहीं करेंगे कल कोई दूसरा काम करेंगे, उसमें अच्छा करेंगे। तो ये अप्रोच अगर हमने बच्चे में डाल दी और पेरेंट्स ने भी ये डाल ली, कोई बात नहीं, फेल हुआ कोई बात नहीं, नया अटेम्प्ट करेंगे, और कुछ करेंगे, और कुछ अच्छा करेंगे। तो अगर पेरेंट्स ने ये अप्रोच डाल दी और बच्चे ने ये अच्छा डाल दी, तो मुझे नहीं लगता कि फेल्योर कभी होने के कोई चांसेस है। ट्रू। तो फ्रेंड्स, एट द एंड मैं यही कहूंगी कि यस, एंजाइटी जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, बट इसे हमें कंट्रोल नहीं करने देना है, राइट। और अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, तो जो मेन बातें हैं वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि यस, वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर सकता हूँ, और दूसरा, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस द फेलियर ऑल्सो, कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो लेट्स वी विल बी डूइंग इट द नेक्स्ट टाइम।
तो ये बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। आपके जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी हमें सुनने को मिले, और आपने चाइल्डहुड में क्या क्या किया, कैसा कैसा आपका चाइल्डहुड रहा, और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने फॉलो की। तो मैं तो आज yes, भी यही बिलीव करता हूँ। मैं तो मतलब जैसे मैंने स्कूल 8 साल पहले स्टार्ट किया, तो मैं तो आज भी यही बिलीव करता हूँ कि अच्छा करते हैं, काम करते हैं, नहीं होगा फेल होंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे, दोबारा स्टार्ट कोई बात करेंगे। नहीं। मैं तो आज भी इसी थॉट प्रोसेस बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर ये है तो आपको ओवरकम करने के तरीके मिल जाएंगे। सो इट मीन्स कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर चाइल्ड। और अगर आप कॉलेज में हैं या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो कीप अ सर्कल अराउंड योरसेल्फ, जो पॉजिटिव लोग हैं ना, जो आपको डीमोटिवेट ना करें, जो आपको पॉजिटिव तरीके से आपको मोटिवेट करे कि इट्स ओके। सो विद दैट आई विल बाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू टू आवर लवली ऑडियंस ऑल्सो। विंसम टॉक्स में हमारी इस एक्सपीरियंस को सुनने के लिए। वी विल मीट इन सम अनदर सेशन। थैंक यू सो मच।